हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं सीड एंड ड्राई फार्मिंग अर्थात शुष्क खेती एवं बीज से संबंधित जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही सोल्व कर लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेष रह गए थे तो उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए हम अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम बीज उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्पेशली कि उत्तम बीज आपको उत्पादन लेना है तो इसके लिए आप कौन सी क्रिया को सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। रोगिंग, भूमि का चुनाव, उत्तम सस्ते विधिया या फिर कीट नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, साथ साथ कमेंट करते जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ उत्तम बीज उत्पादन, तो यहाँ अगर बात करें उत्तम बीज उत्पादन तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होती है ये होती है रोगिंग होती है। अब ये रोगिंग होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यार रोगिंग, तो रोगिंग का मतलब होता है जितने भी जो अनडिजायरेबल, ठीक है, जितने भी जो अनडिजायरेबल जो भी प्लांट होते हैं तो उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, हाँ रोगिंग कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अनडिजायरेबल प्लांट को रिमूव करना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यार उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर जो प्योरिटी होती है, जो क्रॉप की जो प्योरिटी होती है, तो इस प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हाँ रोगिंग क्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जब बीज में दूसरी फसल या खरपतवार के बीज, मिट्टी, कंकड़ व भूसा आदि नहीं हो तो इसे कहते हैं। यहाँ पर आप पूछा गया हाँ आदि नहीं हो तो इसे बोला जाता है आनुवंशिक शुद्धता, प्रजातीय शुद्धता, भौतिक शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यार यहाँ पर आपसे पूछा है बीज के साथ या तो दूसरी फसल का होना चाहिए बीज, या फिर खरपतवार होने चाहिए, या फिर मिट्टी, या फिर कंकड़, या फिर भूसा। तो ये सभी होंगे तो यहाँ ये होते हैं भारी। ठीक है, भारी प्रदूषण आप मान सकते हो, या फिर जो भारी प्रदूषक होते हैं। और प्रदूषक किस में रखे जाते हैं, ये होते हैं फिजिकल प्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो बाहर से मिलते हैं उन्हें बोला जाता है फिजिकल प्योरिटी। अर्थात यहाँ अगर ये सभी नहीं होंगे तो ये कौन सी शुद्धता होगी, ये होगी फिजिकल प्योरिटी। लेकिन अगर बात करते हैं जेनेटिकली प्योरिटी अर्थात जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, ये क्या होती है, तो जेनेटिक प्योरिटी का आप डायरेक्ट मतलब समझ सकते हो कि मान लीजिए उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज है। ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कोई ऐसी कंडीशंस होती है उनमें ये घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो ये यार हाँ जर्मिनेशन जो परसेंटेज आएगा ये फिजिकल प्योरिटी के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा, ये आएगा यहाँ जो जेनेटिक प्योरिटी है उसमें आएगा। ठीक है, फिजिकल में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा, जेनेटिक प्योरिटी में आएगा। ठीक है, याद रहेगा कि अगर बात करते हैं बाहरी जो भी मिलता है जैसे कि मिट्टी हुआ, कंकड़ हुआ, भूसा हुआ, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल के अंतर्गत। और अगर बात करते हैं जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज हुआ, जैसे कि कुछ बीज में डोरमेंसी अवस्था पाई है, तो ये जो सभी करेक्टर होते हैं ये आते हैं जेनेटिकली प्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए टूकी गोल का प्रयोग कैसा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको डायरेक्ट याद रखना यार हाँ जो टूकी गोल होता है। ठीक है, जो टूकी गोल होता है तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है भ्रूण संवर्धन में। ठीक है, इसका जो मैंने यूज़ किया था ये कैसा है, भ्रूण के संवर्धन में कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको सोल्व करा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर शुष्क खेती अर्थात यहाँ ड्राई फार्मिंग की जाती है। ठीक है, यानी जो भी टोटल कल्टीवेशन एरिया होता है तो उसके कितने % एरिया पर ड्राई फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है, तो होती है 65% पर। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ 65% पर ड्राई फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाई पाई से है, तो इसे आप ऐसे समझिए। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था कि यहाँ पर आपसे पूछा है ड्राई क्षेत्र होते हैं अर्थात जो ये एरिड क्षेत्र होते हैं, एरिड जोन होते हैं। ठीक है, एरिड जोन होते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछे एरिड जोन के बारे में। और अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में कि मान लीजिए ऐसा कोई सा क्षेत्र है वहाँ पर लगातार वर्षा हो रही है। ठीक है, लगातार अगर वर्षा होती है तो उससे किस प्रकार का मृदा का निर्माण होता है, उससे होता है एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है। किसका सॉइल होता है, अर्थात यहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया है तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर किसी भी क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है, ठीक है, लगातार वर्षा होती है तो उससे यहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, लगातार अगर वर्षा होती है तो उससे होगा यहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण। और उसी के जस्ट विपरीत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लगातार वर्षा होगी तो उससे होगा अम्लीय मृदा का निर्माण, लेकिन यहाँ पर आप सोचा है शुष्क क्षेत्रों के लिए।
शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई है, तो वो होगी यार हाँ लवणीय व क्षारीय मृदा पाई है, क्योंकि यार हाँ अम्लीय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अम्लीय कहाँ पर पाई है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पानी होगा अतः सबसे ज़्यादा जहाँ पर लगातार बारिश होगी तो उस क्षेत्रों में मुख्यतः अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। लेकिन अगर बात करते हैं शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई है, ये पाई है लवणीय व क्षारीय पाई है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सफलतम शुष्क खेती के लिए आवश्यक क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हानि कम करना, जल संचयन बढ़ाना, उपयुक्त सस्य वैज्ञानिक विधियाँ अपनाना या फिर ये सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ ये सभी क्रिया यहाँ ड्राई फार्मिंग को बढ़ावा देती है। अर्थात यहाँ जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है ये कम होनी चाहिए, इससे क्या होगा यहाँ पानी की बचत होगी। ठीक है, ये भी आवश्यक होता है ड्राई फार्मिंग के लिए। सेकंड है कि जल संचयन बढ़ाना, अर्थात यहाँ वाटर स्टोरेज अपनाना चाहिए। तो ये भी यहाँ जब वाटर कम होगा अर्थात वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है ये कम होगी, तब इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये भी राइट आंसर है। और यहाँ पर पूछा है उपयुक्त सस्य वैज्ञानिक विधियाँ अपनाकर, अर्थात यहाँ ये सभी में आवश्यक होती है। वैसे कि अगर आप सभी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उन्हें टाइम टाइम पर यूज़ करोगे तो उससे अच्छी फार्मिंग की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछा गया है कि WCC 75 किसकी किस्म होती है। WCC 75 एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है और किसकी होती है, इसलिए आपको सभी को पता होगा किसकी होती है, ये होती है बाजरे की होती है। किसकी होती है, WCC 75, ये होती है बाजरे की एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान के किस क्षेत्र में शुष्क खेती सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ शुष्क खेती, ठीक है, ड्राई फार्मिंग की जाती है। ये मुख्यतः यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान आप तो पतंगाकार तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, चार को आप मान लीजिए कि ये होता है उत्तर पूर्व पश्चिम, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है तो यहाँ पर यहाँ ड्राई फार्मिंग को सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। और इस साइड आपको देखा होगा कि जैसलमेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, बाड़मेर भी आता है। तो ये सभी क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ ये सभी क्या आते हैं, एरिड जोन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राई फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ उत्तर पश्चिम। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में शुष्क खेती को सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, तो ये होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे फसल की असफलता के विरुद्ध फसल बीमा क्या होता है। तो यहाँ अगर बात है फसल बीमा, तो होता है मिश्रित खेती होती है। कौन सा होता है, मिश्रित खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो फसलों को एक साथ एक खेत में लेना क्या कहलाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को याद करिए, हमने इसे सुबह ही क्लियर किया था कि अगर आपको क्लियर है यहाँ एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों का लेना क्या कहलाता है, इसे बोला जाता है हम मिश्रित सस्यन बोला जाता है। किस नाम से आना है, यहाँ दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लेना क्या कहलाता है, मिश्रित सस्यन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे दो फसलों को एक साथ परंतु अलग अलग कतारों में लेना क्या कहलाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया था कि यार दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लेना तो क्या कहलाता है, मिश्रित सस्यन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा है दो फसलों को एक साथ परंतु अलग अलग कतारों में लेना क्या कहलाता है। यहाँ अगर बात करते हैं अलग अलग कतारों में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आप बात की जाए अलग अलग कतारों में लेना तो इसे बोला जाता है इंट्रा सस्यन कहलाता है। अर्थात यहाँ इंट्रा क्रॉपिंग बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है इंट्रा क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंटर नहीं बोला जाता बल्कि इंट्रा बोला जाता है। ठीक है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है, इंट्रा क्रॉपिंग बोला जाता है। अगर बात की जाए यार अलग अलग कतारों में लेना तो इसे बोला जाता है इंट्रा क्रॉपिंग बोला जाता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात करते हैं इंटर अगर आपने लिख दिया तो वो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ये बात करते हैं इंटर, तो इंटर का मतलब होता है जो आपकी मेन फसल है। ठीक है, जो मेन फसल होती है तो इसके मध्य मान लीजिए आपने कोई सी भी क्रॉप ले ली तो उसे बोला जाता है इंटर क्रॉपिंग। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया दो फसलों को ले रहे हैं परंतु अलग अलग कतारों में ले रहे हैं तो इसे बोला जाता है इंट्रा क्रॉपिंग, मतलब अंतरा सस्यन बोला जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसे आप नोट भी कर सकते हो कि इंटर का मतलब होता है मेन फसल के बीच में अगर कोई भी दूसरी फसल ले लेते हैं तो उसे बोला जाता है इंटर क्रॉपिंग। और अगर बात करते हैं दो अलग अलग कतारों में लेना तो उसे बोला जाता है इंट्रा क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे दे देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, पास के बेल आइकन को दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे क्रॉप रोटेशन का जो मेन पर्पज़ होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है? इष्टतम उपज प्राप्त करना होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना होता है, या फिर एक या दो, दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोनों ही सही होंगे, क्योंकि यार अगर बात करें क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन की हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताई थी कि क्रॉप रोटेशन फसल चक्र की जो मुख्य जो होती है डेफिनेशन, ये क्या होती है? फसलों की हेर फेर कर बुआई करना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, या फिर हमने एक और डेफिनेशन आपको बताई थी, लेगुमिनेसी के साथ नॉन लेगुमिनेसी फसल को ग्रो करना है क्या कहलाता है? फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो ही हमारे डेफिनेशन की बात। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है? तो यहाँ इससे क्या होती है? उपज में बढ़ोतरी भी होती है, और यहाँ जो भूमि की अर्थात यहाँ जो फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब कैसे होती है इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है? ठीक है, अगर बात करते हैं उर्वरा शक्ति, तो उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है? क्योंकि यहाँ हमने अभी आपको बताया था फसल चक्र में क्या करते हैं, लेगुमिनेसी फसलों को लेते हैं, और लेगुमिनेसी में आपको पता होगा यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। यहाँ नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करती है वो लेगुमिनेसी करती है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नाइट्रोजन अगर फिक्सेशन करेगी तो उससे क्या होगा, जो फील्ड है उसकी यहाँ फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और फर्टिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है अर्थात यहाँ उर्वरा शक्ति अगर बढ़ रही है, तो उर्वरा शक्ति अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक यहाँ उपज बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर उर्वरा शक्ति फील्ड की बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, उपज में भी बढ़ोतरी ईजिली हो जाएगी। ठीक है, किस समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे खेत में बुआई से पूर्व की गई समस्त क्रियाएं क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा गया है खेत में बुआई से पूर्व जितनी भी जो क्रिया की जाती है अर्थात जितनी भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है तो उन्हें किस नाम से आना है? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जितनी भी की जाती है तो उन्हें किस नाम से आना है? तो यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपने 3 प्रकार की टिलेज पढ़ी होंगी। 3 प्रकार की टिलेज होती है, एक होती है जीरो टिलेज, एक होती है मिनिमम अर्थात प्राइमरी टिलेज, एक होती है सेकेंडरी टिलेज होती है। ठीक है, 3 टिलेज आपने पढ़ी होगी, तीनों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होती है जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज का जो सामान्यतः प्रयोग ऐसा है, ये कैसा है यार, जो नर्सरी हम तैयार करते हैं। ठीक है, जो नर्सरी हम तैयार करते हैं तो नर्सरी में जो यानी कुछ है यानी न के बराबर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात कीजिए जीरो टिलेज, तो जीरो टिलेज में जैसे कि नाम से है जीरो अर्थात न के बराबर यहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, प्राइमरी टिलेज किसे बोलते हैं? प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है यहाँ कि खेत में बुआई से पूर्व की जाने वाली जो समस्त क्रियाएं होती है उन्हें बोला जाता है प्राइमरी टिलेज। और अगर बात करें बुआई के बाद, ठीक है, बुआई के बाद और कटाई से पहले अर्थात कटाई तक, बुआई से बाद और कटाई तक जितनी भी जो समस्त क्रियाएं बोला की जाती है तो उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ आया है तो। जीरो टिलेज का मतलब होता है यहाँ न के बराबर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना। प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है कि खेत में बुआई से पूर्व की गई जो समस्त क्रियाएं होती है उन्हें बोला जाता है प्राइमरी टिलेज। और अगर बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज, तो सेकेंडरी टिलेज का मतलब होता है बुआई के बाद और कटाई तक जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी टिलेज बोला जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है यार? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुझाए बीजों की सुसुप्तता को तोड़ा जाता है, तो इन सभी के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, जो डोरमेंसी पाइसी है तो ये डोरमेंसी यार हाँ सभी के द्वारा तोड़ी जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए, खुरचना के द्वारा, स्तरण के द्वारा, भ्रूण प्रवर्धन के द्वारा, अतः राइट आंसर कौन सा है? इन सभी के द्वारा तोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा थायरम और वीटावेक्स क्या होते हैं? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। यहाँ इन दोनों का प्रयोग यहाँ सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, थायरम और वीटावेक्स होते हैं, तो इन दोनों का ही प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीड का ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अतः राइट आंसर कौन सा है? बीजोपचार रसायन होते हैं। अतः यहाँ थायरम और वीटावेक्स क्या होते हैं? बीज उपचार रसायन होते हैं। क्या होते हैं? बीज उपचार के रसायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए कवकनाशी से बीज उपचार के लिए सामान्यतः रसायन की मात्रा कम ली जाती है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछी गई जो उसकी क्वांटिटी रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मात्रा के बारे में। तो कवकनाशी से बीजोपचार के लिए सामान्यतः जो मात्रा रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति सीड। ठीक है, याद रखना 1 से 2 नहीं लेते हैं बल्कि 2 से 3 किलोग्राम प्रति सीड। सॉरी, यहाँ पर केवल ग्राम आएगा। ठीक है, किलोग्राम नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो आपको स्पष्ट याद रखना है। अगर बात करते हैं 1 किलोग्राम के लिए कवकनाशी की अगर बात करते हैं कवकनाशी, तो प्रति किलोग्राम सीड के लिए केवल 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड का यूज़ किया जाता है। कितने करते हैं यार? हाँ, कि 2 से 3 ग्राम, केवल 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए।
और प्रति किलोग्राम बोल रहा हूँ, प्रति किलोग्राम सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए जो मात्रा अप्लाई करते हैं ये करते हैं 2 से 3 ग्राम लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कवकनाशी का उदाहरण बताइए, अर्थात इनमें से फंजीसाइड कौन सा होता है, तो ये होगा आपका डाइथेन M45 होगा। कौन सा है आपका राइट आंसर, डाइथेन M45 होता है। क्योंकि यार हाँ, अगर आपको बाई चांस अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है डाइथेन M45 या फिर डाइथेन Z78, ठीक, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि याद है ये दोनों ही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, एक फंजीसाइड होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, और ये दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से, डाइथेन M45 और डाइथेन Z78। ठीक है, ये भी डाइथेन का ही होता है, बल्कि ये क्या होता है, Z78 होता है और ये M45 होता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, फंजीसाइड होते हैं। दोनों का ही प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा डाइथेन M45 और डाइथेन Z78 दोनों ही क्या होते हैं, फंजीसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संकर ज्वार के उत्पादन के लिए उचित पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये रखी जाती है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर बीज जनित रोग होते हैं, तो अभी हमने जितने भी जो बात की थी ये सभी फंजीसाइड के बारे में बात की थी। ठीक है, जितने भी जो सीड ट्रीटमेंट की बात की थी ये सभी हमने किस बारे में बात की थी, फंजीसाइड के बारे में। अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जो सीड पर, अर्थात यहाँ बीज जनित जो रोग होते हैं, सबसे ज़्यादा बीज जनित जो रोग होते हैं ये होते हैं फंगस के द्वारा होते हैं, अर्थात यहाँ फंगस से फैलने वाले होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बीज जनित रोग किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं फंगस जनित होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, फंगस जनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बीजों में फफूंदी जनित बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने वाला तत्व कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है। ठीक है, जो फफूंदनाशी, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है बीजों में फफूंद जनित बीमारियों के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो ये किसके द्वारा प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, किस न्यूट्रिएंट के द्वारा की जाती है, जस्ता के द्वारा, तांबा के द्वारा, लोहा के द्वारा, फिर गंधक के द्वारा। सबसे पहले तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बीजों में फफूंदी जनित बीमारी को प्रति जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है वह किसके लिए आती है, अर्थात किसके द्वारा आती है, तो ये आती है कॉपर या तांबा के द्वारा आती है। किसके द्वारा आती है, कॉपर या तांबा के द्वारा आती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा होती है, जो फफूंद जनित जो रेजिस्टेंस क्षमता आती है ये आती है कॉपर या तांबा के द्वारा आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम पर टॉप से, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।